नमस्कार दोस्तों, आरोस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम आपके सामने बहुत ही स्पेशल बैच स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम राजस्थान ज्योग्राफी का रेगुलर आपको एक टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान कल्चर का हम आपको एक टॉपिक कंप्लीट कराएंगे और दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप रेगुलर हमारे बैच को ज्वाइन कर चुके होंगे और दोस्तों हम जो भी आपको पढ़ा रहे बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। हाँ भाई, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जो भी अभ्यर्थी लाइव पहले बार जुड़ रहे हैं मैं निवेदन करता हूं कि जल्दी से आप चैनल की सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए भाई, आज हम आपके सामने जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है दोस्तों आपके सामने राजस्थान के खनिज। दोस्तों आप सभी को पता है कि यहां से कॉम्पिटिटिव पेपर में 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम आपके सामने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के खनिज। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पहला पॉइंट, राजस्थान को खनिजों का अजायब बगार भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को खनिजों का अजायब बगार कहा जाता है। तो दोस्तों आपको राइट करना होगा राजस्थान, यानी राजस्थान को खनिजों का अजायब बगार कहा जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन याद हो गया। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता है। राजस्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता है। नंबर 3, राजस्थान को खनिजों का म्यूजियम भी कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान को खनिजों का म्यूजियम भी कहा जाता है। दोस्तों सर्वाधिक खनिज अरावली तथा पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं हमारे राजस्थान की, तो हमारे राजस्थान में जो सर्वाधिक खनिज हैं वो दोस्तों अरावली क्षेत्र में और पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान का खनिज भंडारण की क्षमता से झारखंड के बाद दूसरा स्थान आता है। यानी दोस्तों अगर मैं बात करता हूं खनिज के भंडारण क्षमता की दृष्टि से, तो भंडारण क्षमता की दृष्टि से हमारा जो स्थान है वो दूसरा है। साथियों क्लियर हो चुका है? खनिज भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का स्थान झारखंड के बाद कौन सा आता है? दूसरा आता है। जबकि उत्पादन की दृष्टि से अगर मैं बात करता हूं तो झारखंड मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। बिल्कुल पहला पेज आप सभी साथियों से निवेदन में करता हूं, साथ के साथ आप याद कर लीजिएगा। राजस्थान को खनिजों का अजायब बगार कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का म्यूजियम भी कहा जाता है। सर्वाधिक खनिज अरावली तथा पठारी क्षेत्रों पाए जाते हैं। राजस्थान का खनिज भंडारण की क्षमता से झारखंड के बाद दूसरा और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड मध्य प्रदेश के बाद तीसरा स्थान आता है। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों आपको जो मैंने ये टॉपिक समझा है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? चलो भाई आगे चलते हैं, अगले सेशन की बात करते हैं। बिल्कुल अगले सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों कह रहा है राजस्व प्राप्ति के नजरिए से बात करें तो 5वां स्थान आता है। यानी अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा आता है दोस्तों? दूसरा आता है। अब दोस्तों उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन की दृष्टि से अगर मैं देखता हूं या राजस्व की दृष्टि से अगर मैं देखता हूं तो राजस्थान का भारत में स्थान खनिजों की दृष्टि से कौन सा आता है? 5वां आता है। कौन सा आता है दोस्तों? 5वां आता है। तो भाई देखो झारखंड के अंदर देश में खनिजों से सर्वाधिक राजस्व मिलता है। दूसरे नंबर पे नाम आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर देश में खनिजों से जो राजस्व मिलता है भारत के अंदर वो दूसरे स्थान पर आता है। गुजरात का तीसरा स्थान है, असम का चौथा स्थान है और 5वां स्थान किसका है? राजस्थान का है। किसका भैया? राजस्थान का। तो याद रखिएगा राजस्व प्राप्ति के नजरिए से बात करें तो हमारे राजस्थान का जो स्थान आता है वो 5वां आता है। पहला स्थान राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखंड, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान गुजरात, चौथा स्थान असम, 5वां स्थान राजस्थान। क्लियर हो चुका है? अब आगे अलौह धात्विक खनिजों में राजस्थान का स्थान नंबर 1 है। दोस्तों अगर बात करते हैं राजस्थान में खनिजों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। उसमें से एक आता है धात्विक खनिज और एक आता है अधात्विक खनिज। अब दोस्तों बात करते हैं अलौह धात्विक खनिज की। अगर मैं बात करता हूं तो अलौह धात्विक खनिज में राजस्थान का स्थान देश में प्रथम आता है। कौन सा आता है दोस्तों? प्रथम आता है। और इसी प्रकार लोहे धात्विक खनिजों की बात करते हैं तो राजस्थान का देश में स्थान कौन सा आता है दोस्तों? चौथा आता है। इसी प्रकार अधात्विक लोहे खनिजों की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान आता है?
प्रथम आता है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, ये भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। हाँ भाई, सभी को याद हो गया? जल्दी से बताइए भैया, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए। राजस्व प्राप्ति के नजरिए से बात करें तो राजस्थान का 5वां स्थान आता है देश में। राजस्व प्राप्ति के नजरिए से बात करें तो राजस्थान का 5वां स्थान आता है। झारखंड पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, गुजरात तीसरे स्थान पर है, असम चौथे स्थान पर है और 5वां कौन सा है? राजस्थान। अलोह यानी राजस्थान में खनिजों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। उसमें से एक आता है लोहे खनिज और एक आता है अलोह खनिज, यानी जिसे हम बोलेंगे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अगर दोस्तों अलोह धात्विक खनिज की अगर मैं बात करता हूं तो अलोह धात्विक खनिज में राजस्थान का जो स्थान आता है वो पहला आता है, और लोहे धात्विक खनिज की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो राजस्थान का स्थान आता है वो चौथा आता है। और अधात्विक खनिजों में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो राजस्थान का स्थान कौन सा आता है दोस्तों? पहला आता है। क्लियर हो चुका है? चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेशन की हम बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं, अगला जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है खनिज नीति। दोस्तों यहां से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये नीति अच्छी तरह से पढ़ के जाना। अगर दोस्तों बात करें राजस्थान में प्रथम खनिज नीति की, तो राजस्थान के अंदर प्रथम जो खनिज नीति है वो 1978 में घोषित की गई थी, और उस समय में मुख्यमंत्री का जो पद संभाल रहे थे भैरू सिंह शेखावत थे। तो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहली बार खनिज नीति को जारी किया गया था? तो पहली बार राजस्थान में खनिज नीति को लागू किया गया था 1978 में। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत। क्लियर हो चुका है? दूसरी खनिज नीति लागू की गई थी 1991 में, और तब भी मुख्यमंत्री के पद पे कौन थे? भैरू सिंह शेखावत। तीसरी खनिज नीति लागू की गई थी दोस्तों 2005 में, और उस समय मुख्यमंत्री के पद पे कौन थे? वसुंधरा राजे। इसी प्रकार चौथी खनिज नीति जारी की गई थी दोस्तों 28 जनवरी 2011 को, और उस समय मुख्यमंत्री के पद पे कौन थे? अशोक जी गहलोत। और 5वीं खनिज नीति जारी की गई थी दोस्तों 4 जून 2015 को, और उस समय मुख्यमंत्री का पद किनके पास था? वसुंधरा राजे जी के पास। तो बिल्कुल यहां पर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से भी अच्छी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 1978 में घोषित की गई थी भैरू सिंह शेखावत के कार्यकाल में। राजस्थान के अंदर दूसरी खनिज नीति 1991 में घोषित की गई थी भैरू सिंह शेखावत के कार्यकाल में। राजस्थान के अंदर तीसरी खनिज नीति 2005 में घोषित की गई थी वसुंधरा राजे के कार्यकाल में। राजस्थान के अंदर चौथी खनिज नीति 28 जनवरी 2011 घोषित की गई थी अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में। राजस्थान के अंदर 5वीं खनिज नीति 4 जून 2015 घोषित की गई थी वसुंधरा राजे के कार्यकाल में। क्लियर हो चुका भैया? सभी को याद हो जाएगा? बिल्कुल। राजस्थान के अंदर पहली खनिज नीति कब जारी की गई थी? 1978 में। दूसरी खनिज नीति 1991 में। तीसरी खनिज नीति 2005 में। चौथी खनिज नीति 2011 में। 5वीं खनिज नीति 2015 में। क्लियर हो चुका है? चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात करते हैं वर्तमान की, यानी ये जो आंकड़े दोस्तों, ये आंकड़े आपके सामने खनिज नीति के नए जो आंकड़े हैं वो 2021 और 22 के आंकड़े हैं। मैं आपको यहां पर स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं वर्तमान में राजस्थान में कितने खनिज पाए जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको 81 को राइट करना होगा। वर्तमान में राजस्थान में कितने खनिज पाए जाते हैं तो आपको 81 को राइट करना होगा। उनमें से कितने खनिजों का दोहन हो रहा है? तो उनमें से 58 खनिजों का दोहन हो रहा है या उत्पादन हो रहा है। क्लियर हो जाएगा याद कि वर्तमान में राजस्थान में कितने खनिज पाए जाते हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। ऐसे खनिज जिनका पूरा राजस्थान पर एकाधिकार है, जिसको मैं बोलता हूं यहां पर 100%, यानी इनमें से जो 58 प्रकार के खनिज का जो उत्पादन हो रहा है, इनमें से जो 100% एकाधिकार रख रहे हैं उसमें से कौन कौन से? जिंक लेड, यानी लेड जिंक, वोलेस्टोनाइट, कैल्साइट, सेलेनाइट और जास्पर। दोस्तों इनका राजस्थान पर पूरा एकाधिकार है, यानी राजस्थान पर इन खनिजों के भंडारण की बात करता हूं, उत्पादन की बात करता हूं, तो राजस्थान का पूर्ण रूप से एकाधिकार है। क्लियर हो चुका है दोस्तों? हाँ भाई, क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में राजस्थान में कितने खनिज पाए जाते हैं? तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है
कि खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में वर्तमान में कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है या दोहन हो रहा है, तो हम राइट करेंगे 58 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है। राजस्थान के अंदर 100% खनिजों का योगदान रखने वाले कौन कौन से हैं, उसमें याद रखना है लेड, जिंक, वोलेस्टोनाइट, कैल्साइट, सेलेनाइट और जास्पर। चलते भाई आगे, अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिएगा, अगला पेज आपके सामने आ रहा है कि राजस्थान में ऐसे खनिज जो 90% तक राजस्थान में ही पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन है दोस्तों? उनमें आ जाता है सिल्वर, जिप्सम, रॉक फास्फेट, रेड आकर। बिल्कुल, राजस्थान के अंदर 90% खनिजों का जो योगदान है उसमें आ रहा है सिल्वर, जिप्सम, रॉक फास्फेट, रेड आकर। राजस्थान के अंदर वर्तमान में 22 सीमेंट प्लांट कार्यरत है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने सीमेंट प्लांट कार्यरत है? तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में 22 सीमेंट प्लांट कार्यरत है। दोस्तों अगर बात करते हैं संगमरमर और ग्रेनाइट की, तो संगमरमर और ग्रेनाइट का भी प्रमुख रूप से उत्पादन या एकाधिकार की दृष्टि से बात करते हैं तो राजस्थान का देश के अंदर अव्वल स्थान है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। 2019 और 2020 की मैं आंकड़ों की बात करता हूं, तो 2019 और 2020 की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में प्रधान खनिजों के लिए 179 पट्टे दिए गए थे। क्वेश्चन आता है कि 2019-20 के दौरान राजस्थान में प्रधान खनिजों के लिए कितने प्रकार के पट्टे दिए गए थे या कितने पट्टे जारी किए गए थे? तो 179 पट्टे जारी किए गए थे। इसी प्रकार 2019-20 में अप्रधान खनिजों के लिए कितने पट्टे कुल जारी किए गए थे? तो 14,691 पट्टे जारी किए गए थे। राजस्थान में खान एवं भू विभाग की स्थापना 1949 में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में खान एवं भू विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान में खान एवं भू विभाग की स्थापना 1949 में की गई थी, जिसकी 2 इकाइयां कार्यरत है। पहली भू विज्ञान इकाई, इसका काम खनिजों की खोज और उनके भंडारण का पता लगाना है। दूसरा होता है खनन इकाई, इसका काम होता है राजस्व की वसूली करना या पट्टा जारी करना। बिल्कुल दोस्तों, इसका क्या काम है? इसका काम है राजस्व की वसूली करना या पट्टा जारी करना। आगे चलते दोस्तों, राजस्थान में 44 प्रकार के प्रधान तथा 23 प्रकार के अप्रधान खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स कि राजस्थान में कितने प्रकार के प्रधान खनिज पाए जाते हैं? तो राजस्थान में 44 प्रकार के तो प्रधान खनिज पाए जाते हैं और 23 प्रकार के अप्रधान खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में 44 प्रकार के तो प्रधान खनिज पाए जाते हैं और 23 प्रकार के अप्रधान खनिज पाए जाते हैं। प्रधान खनिज वो होते हैं जो 1960 के खनिज रियासती नियम में आते हैं। प्रधान खनिज कौन से होते हैं? प्रधान खनिज वो होते हैं जो 1960 के खनिज रियासती नियम MCR में आता है। अब MCR का फुल फॉर्म क्या होगा? वो होगा दोस्तों माइनर मिनरल्स कंसंट्रेशन रूल्स। ये आ गया दोस्तों MCR का फुल फॉर्म, यानी MCR का फुल फॉर्म यहां से चलेगा मिनरल्स कंसेंशन रूल्स। क्लियर हो चुका दोस्तों। और इसी प्रकार अप्रधान खनिज की बात करते हैं तो अप्रधान खनिज वो होते हैं जो 1986 के अप्रधान रियासती खनिज नियम के अंदर आते हैं, जिसको हम बोलेंगे MMCR। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम बोलेंगे MMCR। अब बात करते हैं कि MMCR क्या होता है, तो दोस्तों देखिएगा इसका होगा राजस्थान माइनर मिनरल्स कंसेंशन और यहां पर हो जाएगा रूल। क्लियर हो चुका है सभी साथियों? क्लियर हो चुका है। तो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कितने प्रकार के प्रधान खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान में 44 प्रकार के प्रधान खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कितने प्रकार के अप्रधान खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान में 23 प्रकार के अप्रधान खनिज पाए जाते हैं। प्रधान खनिज वो होते हैं जो 1960 के खनिज रियासती नियम के अंतर्गत आते हैं और अप्रधान खनिज वो होते हैं जो 1986 के अप्रधान रियासती खनिज नियम के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का योगदान कितना है? तो राजस्थान की जीडीपी की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का जो योगदान है दोस्तों वो हमारे पास में 5%। कितना है दोस्तों? 5%। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का योगदान कितना है? तो राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का जो योगदान है
वो 5% है। यहां पर हम 5% को राइट करेंगे। क्लियर हो चुका भैया? हाँ भाई, सभी को याद हो गया क्या? बिल्कुल। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? राजस्थान में 44 प्रकार के प्रधान खनिज पाए जाते हैं और राजस्थान में 23 प्रकार के अप्रधान खनिज पाए जाते हैं। प्रधान खनिज वो होते हैं जो 1960 के एमसीआर में आते हैं, जो 1960 के खनिज रियासती नियम में आते हैं। जो 1960 के एमसीआर में आते हैं वो प्रधान खनिज होते हैं और अप्रधान खनिज वो होते हैं जो 1986 के एमएमसीआर में आते हैं। 1986 के एमएमसीआर में याद होते हैं। देखिए दोस्तों, प्रधान खनिज यहां पर अब मैं आपको याद करने का पूरा तरीका बता देता हूं। मैंने लिखा आपके सामने प्रधान खनिज। अब दोस्तों बात करते हैं प्रधान खनिज की। समझना कैसे याद करना है। प्रधान खनिज दोस्तों 44 प्रकार के, तो इसके लिए एक नियम लागू होगा, वो हो जाएगा दोस्तों एमसीआर। कौन सा हो जाएगा? एमसीआर। और ये याद रखना है 1960। प्रधान खनिज एमसीआर 1960, यानी वह खनिज जो एमसीआर नियम के अंतर्गत आते हैं, 1960 एमसीआर नियम के अंतर्गत आते हैं, उन्हें प्रधान खनिज कहते हैं। राजस्थान प्रधान खनिज कितने प्रकार के? 44 प्रकार के। अब बात करते हैं दोस्तों अप्रधान खनिज। अप्रधान खनिज कौन से होते हैं? यानी वे खनिज जो एमएमसीआर, वे खनिज जो एमएमसीआर नियम 1986 के अंतर्गत आते हैं। और राजस्थान में अप्रधान खनिज कितने प्रकार के हैं? 23 प्रकार के। क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है। राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का योगदान कितना है? तो राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का योगदान है 5%। कितना है डियर? 5%। सभी साथियों को याद हो गया क्या? जल्दी से बताइएगा। राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का योगदान कितना है? 5% है। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन की। हाँ भाई, अब दोस्तों अगर अपन खनिज संपदा की बात करें, दोस्तों अगर मैं खनिज संपदा की बात करूं तो विशेष तौर पर याद रखिएगा, राजस्थान का भारत में योगदान है 22%। यानी अगर दोस्तों हम पूरे भारत की बात करते हैं और पूरे भारत में अगर 100% खनिजों का उत्पादन हो रहा है, पूरे भारत में अगर 100% खनिजों का उत्पादन हो रहा है, तो उसमें राजस्थान का योगदान कितना है? उसमें राजस्थान का जो योगदान है वो 22% है। उसमें राजस्थान का योगदान कितना है दोस्तों? उसमें राजस्थान का जो योगदान है वो 22% है। तो याद रखिएगा, राजस्थान का खनिज संपदा की दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं तो भारत में राजस्थान का जो योगदान है वो 22% है। कितना है भैया? 22%। पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में बॉम्बे हाई के बाद दूसरा स्थान आता है। यानी पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो बॉम्बे हाई के बाद भारत का जो स्थान आता है वो दूसरे स्थान पर आता है। इसी प्रकार राजस्थान कच्चे तेल में योगदान कितना दे रहा है दोस्तों? राजस्थान का कच्चे तेल में योगदान है 16%। खनिजों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक आता है धात्विक खनिज और दूसरा आता है अधात्विक खनिज। क्वेश्चन आता है कि खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। उसमें से एक आता है धात्विक खनिज और दूसरा आता है अधात्विक खनिज। क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, वापस रिवीजन करो जल्दी से, साथ के साथ रिवीजन करो। खनिज संपदा की बात की जाए तो राजस्थान का भारत में योगदान कितना होगा? 22%। खनिज संपदा की बात की जाए तो राजस्थान का भारत में योगदान कितना होगा? 22%। पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से अगर बात की जाए तो राजस्थान का भारत में बॉम्बे हाई के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान का कच्चे तेल उत्पादन की दृष्टि से अगर बात की जाए तो 16% स्थान है। दोस्तों अगर बात करते हैं खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। उसमें से एक आता है धात्विक खनिज और दूसरा आता है अधात्विक खनिज। खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। उसमें से एक आता है दोस्तों धात्विक खनिज और अन्य आता है अधात्विक खनिज। क्लियर हो गया भैया? सभी को याद हो गया? खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। उसमें से एक आता है धात्विक खनिज और दूसरा आता है अधात्विक खनिज। चलो भाई आगे चलते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं धात्विक खनिज कहां पाए जाते हैं? धात्विक खनिज कौन से चट्टानों पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भाई आपको देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना यहां पर, तो यहां पर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा, सारे क्वेश्चन यहां से बनने वाले ही आएंगे। दोस्तों बात करते धात्विक खनिज की, तो धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में या गोंडवाना लैंड की चट्टानों पाए जाते हैं। दोस्तों धात्विक खनिज कौन से चट्टानों पाए जाते हैं? क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आपको राइट करना होगा कि धात्विक खनिज मुख्य रूप से
आग्नेय चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में या गोंडवाना लेन की चट्टानों पाया जाता है। दोस्तों अगर बात करते हैं राजस्थान में धात्विक खनिजों का योगदान कितना है, तो अगर बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का धात्विक खनिजों में योगदान है 15%। कितना है दोस्तों? 15%। यानी राजस्थान की कुल खनिज संपदा की बात करते हैं तो राजस्थान की कुल खनिज संपदा में धात्विक खनिजों का जो योगदान है वो 15% है। कितना है दोस्तों? 15%। इसी प्रकार अगर मैं अधात्विक खनिज की बात करूं तो अधात्विक खनिज राजस्थान के अंदर कौन से चट्टानों पाया जाता है? तो अधात्विक खनिज की बात करते हैं तो ये अवसादी या परतदार चट्टानों पाया जाता है। अधात्विक खनिज को औद्योगिक खनिज भी कहते हैं। अधात्विक खनिज को औद्योगिक खनिज भी कहते हैं। अधात्विक खनिज मुख्य रूप से अवसादी या परतदार चट्टानों पाया जाता है। वो पाए जाते आग्नेय चट्टानों में, ये पाए जाते अवसादी चट्टानों में। ठीक है भैया। राजस्थान में अधात्विक खनिजों का योगदान कितना है? तो राजस्थान में अधात्विक खनिजों का योगदान है 25%। कितना है दोस्तों? 25%। राजस्थान का अधात्विक खनिजों में योगदान कितना है? तो राजस्थान का अधात्विक खनिजों में योगदान है 25%। राजस्थान का लोहा धात्विक में प्रथम और अलोह धात्विक में चतुर्थ स्थान है। दोस्तों अगर बात करते हैं राजस्थान का लोह धात्विक में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का लोह धात्विक में प्रथम स्थान है और अलोह धात्विक में चौथा स्थान है। बिल्कुल याद हो गया भैया सभी को। राजस्थान का लोह धात्विक में प्रथम स्थान है और राजस्थान का अलोह धात्विक में चौथा स्थान है। सभी को याद हो गया कि भैया? जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए, सभी साथियों को क्लियर हो चुका है? फटाफट से बताइएगा, सभी क्लियर हो चुका है क्या भैया? चलिए भाई धात्विक खनिज की बात करते हैं तो दोस्तों आग्नेय चट्टान में तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में या गोंडवाना लेन की चट्टानों मिलता है। राजस्थान में धात्विक खनिजों का योगदान 15% है। अधात्विक खनिज की बात करूं दोस्तों तो अधात्विक खनिज राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से अवसादी या परतदार चट्टानों पाया जाता है और अधात्विक खनिजों को अपन औद्योगिक खनिज भी कहते हैं और इनका जो योगदान है वो 25% है। कितना है? 25% है। राजस्थान का लोहे धात्विक की दृष्टि से बात करें तो प्रथम स्थान और अलोह धात्विक की दृष्टि से बात करें तो चौथा स्थान आता है। सभी को याद हो गया क्या भैया? जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई सभी साथियों को याद हो गया है। चलिए आगे चलते दोस्तों, अगले सेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट सेशन की बात। दोस्तों बात करते हैं सीसा और जस्ता। अब प्रमुख रूप से खनिज संपदा हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम पहले ही नंबर पे बात कर रहे हैं सीसा और जस्ता। दोस्तों सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। जुड़वा खनिज इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों का जो उत्पादन होता है वो एक साथ होता है, यानी एक ही बार में सीसा और जस्ता का उत्पादन होता है, इसलिए इनको जुड़वा खनिज भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये मिश्रित अवस्था में निकाला जाता है, इनको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। इनके अयस्क को गैलेना या घेंग कहते हैं। इनके अयस्क को क्या कहते हैं दोस्तों? इनके जो अयस्क होते हैं उनको गैलेना या घेंग कहते हैं। ठीक है भैया। वर्तमान में राजस्थान में सबसे बड़ी खान सीसा जस्ता की वो है रामपुरा अंगूचा काम, जो कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। इससे पहले कि देवारी उदयपुर में थी, लेकिन फिलहाल उसको अवैध खनन होने की वजह से बंद कर दिया गया। फिलहाल उसको अवैध खनन होने की वजह से बंद कर दिया। हाँ भाई यहां तक पढ़ लीजिए जल्दी से, सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं मैं, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल सीसा जस्ता की बात कर रहे हैं, ये मिश्रित अवस्था में निकाला जाता है। कौन सी अवस्था में निकाला जाता है दोस्तों? ये मिश्रित अवस्था में निकाला जाता है। ठीक है भैया। हाँ इसको जुड़वा खनिज भी कहते हैं, इसको जुड़वा खनिज भी कहते हैं और इसके अयस्क को गैलेना या घेंग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में राजस्थान में सबसे बड़ी खान है रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में। इसी प्रकार सीसा जस्ता की एक अन्य खान भी थी देबारी, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया है? इसलिए बंद किया कि यहां पर थोड़े अवैध खनन हो रहे थे। हाँ भाई क्लियर हो चुका है। इसलिए सीसा जस्ता की जो खान थी देबारी वाली फिलहाल बंद कर दी गई है। हाँ भाई सीसा के जो एक्स होता है वो होता है गैलेना पायरोटाइट। ठीक है याद कर लीजिएगा, लिख दो मैं। बिल्कुल सीसा का अयस्क होता है गैलेना पायरोटाइट। गैलेना पायरोटाइट।
दोस्तों ये सीसा का अयस्क होता है। सीसा का अयस्क कौन सा होता है? सीसा का जो अयस्क होता है वो होता है गैलेना पाइरोटाइट। कौन सा होता है दोस्तों? गैलेना पाइरोटाइट। जस्ता का जो अयस्क होता है वो तो जिंकाइट, विलेमाइट, जिंक सल्फाइड, याद होगा आपको। जस्ता का जो अयस्क होता है वो कौन कौन सा होता है? तो जस्ता का जो अयस्क होता है, जस्ता का जो अयस्क होता है दोस्तों, उसमें से एक आ जाता है हमारे पास में जिंकाइट, एक आ जाता है जिंकाइट। ठीक है भैया, एक आ जाता है हमारे पास में जिंकाइट। याद रहिएगा सभी को, जल्दी से बताइएगा, सभी साथियों को याद हो जाएगा क्या? हाँ भाई, सभी साथियों को। सीसा का एस कौन सा है? गैलेना पाइरोटाइट। लिख लो जल्दी से, सीसा का एस है गैलेना पाइरोटाइट। जस्ता का एस होता है जिंकाइट। क्या होता है भैया? जिंकाइट। क्या होता है? जिंकाइट। इसके अलावा विलेमाइट, हाँ विलेमाइट भी लिख सकते हैं, जिंक सल्फाइड, विलेमाइट जिंक सल्फाइड भी होता है भैया, लिख लीजिए आप चाहो तो। विलेमाइट जिंक सल्फाइड, विलेमाइट जिंक सल्फाइड, बिल्कुल। और कैलेमिन भी होता है। और क्या होता है दोस्तों? कैलेमिन भी होता है। और क्या होता है दोस्तों? कैलेमिन। कैलोमिन बोलो या कैलेमिन बोलो, बात एक ही है। कैलोमिन लिख लो आप चाहो तो, कैलोमिन लिख लो, है ना। ये लो, मैंने आपको लिखवा दिए भैया, मैंने आपको लिखवा दिए। हाँ भाई, सीसा जस्ता की बात करते हैं तो ये मिश्रित अवस्था में निकाला जाता है। इसको जुड़वा खनिज भी कहते हैं। इसके अयस्क को गैलेना कहा जाता है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान है वो है रामपुरा आंगूचा, भीलवाड़ा के अंदर है। इससे पहले देबारी के अंदर थी, जिसे अवैध खनन होने की वजह से यहां पर रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था। सीसा का जो एस्क होता है वो होता है गैलेना पाइरोटाइट। और इसी प्रकार जस्ता का जो एस्क होता है उसमें होता है जिंकाइट, विलेमाइट, जिंक सल्फाइड, और एक का नाम है कैलोमिन। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे लिखा रहा आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उदयपुर में सीसा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यानी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सीसा का उत्पादन सर्वाधिक तौर पर कहां पर होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सीसा का जो उत्पादन होता है वो उदयपुर जिला में होता है। लोहे के बाद सीसा उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक किया जाता है। यानी लोहे के बाद कौन से तत्व का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, सीसा का। जावर सलुंबर, जावर सलुंबर में विश्व की सबसे बड़ी सीसे की खान है। क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे बड़ी सीसे की खान कहां पर है? तो विश्व में सबसे बड़ी सीसे की खान है जावर सलुंबर में। जावर में सीसे की खान जावर माला है, मोचिया मंगरा है, बरोड मंगरा है और बल्लारिया है। देखिए दोस्तों, जावर की अगर अपन बात करते हैं तो विश्व में सबसे बड़ी सीसे की खान स्थित है, जिसमें से प्रमुख रूप से खान का अगर मैं बात करता हूं उसमें आता है दोस्तों जावर माला, उसमें आता है दोस्तों मोचिया मंगरा, उसमें आता है दोस्तों बरोड मंगरा, उसमें आता है दोस्तों बलारिया। जावर में 1965 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सीसा जस्ता का उत्पादन किया जा रहा है। जावर में 1965 से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा सीसा का उत्पादन किया जा रहा है। सभी को याद हो गया भैया? सभी को याद हो गया है? उदयपुर में सीसा का सर्वाधिक उत्पादन करता है। लोहे के बाद सीसा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जावर सलुंबर में विश्व की सबसे बड़ी सीसे खान है। जावर की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पर जो सीसा की जो खान है उसमें है जावर माला, मोचिया मंगरा, बरोड मंगरा, बलारिया। जावर माला, मोचिया मंगरा, बरोड मंगरा, बलारिया। जावर में 1965 से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सीसा का उत्पादन किया जा रहा है। क्लियर हो चुका है सभी को? हाँ भाई, आगे चलते दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो स्थापना होती है वो 10 जनवरी 1966 को होता है स्थायी तौर पर। प्लांट उन्होंने 1965 में लगा दिया, लेकिन स्थायी तौर पर स्थापना 10 जनवरी 1966 को होती है। कहां पर की गई थी? देबारी उदयपुर में स्थापना की गई थी। इसका पुराना नाम था मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पुराना नाम क्या था? मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसके 3 संयंत्र संचालित है। उसमें से एक है जिंक स्मेल्टर, ये दोस्तों देबारी में है, ये दोस्तों देबारी में है उदयपुर के अंदर, और ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। बिल्कुल, क्वेश्चन आता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जिंक संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो याद रखना होगा जिंक स्मेल्टर, और ये कहां पर है? देबारी उदयपुर में अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया था। दूसरे की बात करते हैं 1965 के अंदर, ठीक है भैया। दूसरे की बात करते हैं सीसा जस्ता स्मेल्टर, ये चंदेरिया यानी चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था 1991 1982। देखिए दोस्तों, किसी किताब में 1991 लिखा हुआ है और किसी किताब में 1982 लिखा हुआ है, तो मैं आपके सामने दोनों डेट लिख देता हूं, दोनों नहीं आएगी, याद रखिएगा। सीसा जस्ता स्मेल्टर चंदेरिया में स्थापित किया गया था 1982 में, ठीक है भैया। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स राजसमंद में स्थापित है। दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स कहां पर है दोस्तों? राजसमंद में है, और ये स्थानीय राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1966 को देबारी उदयपुर में की गई थी, इसका पुराना नाम मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। वर्तमान में इसके 3 संयंत्र राजस्थान में संचालित है। जिंक स्मेल्टर देबारी अमेरिका के सहयोग से 1965 में स्थापित किया गया था। सीसा जस्ता स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, 1982 में स्थापित किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स राजसमंद में है, 2004 में स्थापित किया था राजस्थान सरकार के सहयोग से। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, सीसा का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आप सभी को याद होना चाहिए, सीसा का जो प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है बैटरी अम्ल में किया जाता है। सीसा जस्ता आर्कियन चट्टानों से प्राप्त होता है। यह भी क्वेश्चन आ जाए कि सीसा जस्ता कौन सी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? तो सीसा जस्ता आर्कियन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान का 30 लाख टन सीसा का उत्पादन केवल मात्र दरीबा से ही होता है। कहां से होता है दोस्तों? दरीबा से। राजस्थान में इसके प्रमुख क्षेत्र हैं और अन्य चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में और गुड्डा किशोरीदास अलवर के अंदर। ये राजस्थान में सीसा के प्रमुख अन्य क्षेत्र हैं। ये राजस्थान में सीसा के प्रमुख अन्य क्षेत्र हैं। तो सीसा का उपयोग बैटरी अम्ल में किया जाता है। सीसा जस्ता आर्कियन चट्टानों से प्राप्त होता है। राजस्थान का 30 लाख टन सीसा का उत्पादन केवल दरीबा राजसमंद से होता है। राजस्थान में सीसा के अन्य प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर गुड्डा किशोरीदास अलवर में है। आगे चलते भैया, सीसा गलाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और कैडमियम व कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। सीसा का उपयोग बैटरी, लोहे इस्पात, इंजन के कारतूस बनाने में, वाद्य यंत्र में, रंग रोगन में, टाइपराइटर में आदि में किया जाता है। इसी प्रकार जस्ते की बात करें तो लोहे पर पॉलिश करने के लिए, रंग रोदन के लिए, साई में, दवाई में, माचिस इत्यादि में किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आपने विश्वास बैच को ज्वाइन कर लिया होगा, और विश्वास बैच को ज्वाइन करने के बाद आप में एक विश्वास की उम्मीद जरूर जगी होगी दोस्तों। इसलिए मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि विश्वास बैच में जो हम रेगुलर पढ़ा रहे दोस्तों, आपको साथ का साथ पीडीएफ फाइल भी मैं अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, और इस पीडीएफ फाइल को कम से कम 1 से 2 बार अध्ययन करें और प्रत्येक क्लास को 2-2 बार अध्ययन करें। ज्यादा आप नोट्स नहीं बनाए, सारे नोट्स बनाकर हम आपको दे रहे, केवल आपको याद करना है, आपको केवल याद करना है। और दोस्तों YouTube पर लाइव आकर 100 क्वेश्चन रेगुलर मैं आपको करा रहा हूं, तो वो 100 क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस सेट में आपको अवश्य करने हैं। फिलहाल उम्मीद तो करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों पसंद आई होगी तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा।